नमस्कार, केमिस्ट्री धाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लीजिए हाजिर हूं आज अपना जीओसी का 8वां लेक्चर लेकर। अपन ने पढ़ा है रेजोनेंस मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस या मेजोमेरिक। अब मैं यहाँ पर रेजोनेंस या मेजोमेरिक में केवल रेजोनेंस बोलने वाला हूँ, आप ही समझ जाना, वो गंगाधरी शक्तिमान की बात हो रही है। तो रेजोनेंस पढ़ा अपन ने, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है। जो 3 इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पढ़े थे अपन ने, उनका 3 इलेक्ट्रॉनिक जो है उनके एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं अपन। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे और इसका किस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं केवल यहां किनकी बात करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक की, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। आप रेजोनेंस को मेजोमेरिक माने या मेजोमेरिक को रेजोनेंस माने, एक ही बात है। ठीक है, तो लीजिए अपन शुरू करें। इससे पहले आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। जीओसी 8 में आपका पुनः स्वागत है और बिल्कुल आप बने रहिए। जीओसी 1 से लेकर के जीओसी जब तक चल रही है, सारे वीडियो क्रमबद्ध रूप से देखिएगा, स्क्रॉल किए बगैर, और पसंद आए तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लीजिए शुरू करते हैं अपन जीओसी 8 का लेक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की मैं बात कर रहा था, यहां पर मैं बात कर रहा हूं रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ये कैसे किसी चीज को प्रभावित करते हैं। अब यहां पर पहला जो इफेक्ट है वो मैं बता रहा हूं आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसे प्रभावित करेंगे, यानी आर, एच और आई। तो पहले मैं आर, एच, आई का, ये जिसने पहले की मेरी क्लासें नहीं देखी हैं, रेजोनेंस की, हाइपर कॉन्जुगेशन की, इंडक्टिव इफेक्ट की, मेजोमेरिक इफेक्ट की, वो प्लीज पहले पीछे वाली क्लासें देखिए, उसके बाद ही ये अपने ये समझ में आने वाला है, अदरवाइज तो ये समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए पहले पीछे ही क्लासें देखिए, उसके बाद इस क्लास के ऊपर आइए। तो रेजोनेंस पहले देख लेते हैं इसको। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस को पूरे विस्तार से मैंने आपको बताया हुआ है। रेजोनेंस में ही मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है अपन ने, प्लस एम माइनस एम पढ़ा है। तो प्लस एम है, इसको अपन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और माइनस एम है, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ हो तो प्लस एम वाले समूह को कहेंगे अपन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और माइनस एम वालों को कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। जैसे मैं बेंजीन की बात कर रहा हूं, ये प्लस एम माइनस एम की जो बात हो रही है ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की, ये रही, ये लीजिए O और H। ठीक है, बोलिए OH का प्रभाव कैसा, प्लस एम, रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, फलस्वरूप रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जब भी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा और रिंग एक्टिव हो जाएगी। और अब इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ेगा देखते हैं, ये यहां, तो नेगेटिव कहां है, ऑर्थो पर। भाई पोजीशन देखिए, ये कौन सी पोजीशन है, इप्सो। जहां पर ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको अपन क्या करें, ये इप्सो, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। बेंजीन की पोजीशन बता रहा हूं, जहां ग्रुप जुड़ा हुआ है वो इप्सो हो गई, उसके दोनों पार्श्व वाली ऑर्थो हो गई, उसके नेक्स्ट आगे वाली मेटा हो गई, 2 मेटा हो गई, 2 ऑर्थो हो गई, एक पैरा हो गई सारी कंडीशंस। अब यहां देखिएगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, फिर आगे के अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे तो ये यहां शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां बढ़ा, पैरा पर। फिर ये यहां शिफ्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां बढ़ा, ऑर्थो पर। इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज कहां बढ़ जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। तो प्लस एम प्रभाव वालों को अपन क्या कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर हो रही बात। क्यों कह रहा, इसलिए कहा कि भाई जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल भाई ईएसआर अभिक्रिया देते हैं, जब अपन पढ़ेंगे तब की चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन से नहीं जब आएगा तो कहां कहां जुड़ सकता है, ऑर्थो पर और पैरा पर। भाई पॉजिटिव आएगा तो कहां जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ सकता है, क्योंकि मेटा पे तो आ ही नहीं रहा नेगेटिव चार्ज, तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर ये जुड़ेगा। इसलिए अपन इस समूह को क्या करें, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो याद रहे, रेजोनेंस जो आर फैक्टर है वो कहां काम करेगा, हमेशा ऑर्थो और पैरा पर काम करेगा। यदि मेटा पे आ गया तो वहां रेजोनेंस लागू नहीं होगा। याद रखिए, गांठ बांधिए इस चीज की। रेजोनेंस को कहां लगाना है, रज्जो को
ऑर्थो और पैरा पर। मेटा पे इसे अप्लाई नहीं करना है। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या है, वन ऑफ द रेजोनेंस, यह भी क्या है, रेजोनेंस ही है। इसका मतलब इसे भी कहां अप्लाई करोगे आप, ऑर्थो और पैरा पर। मेटा पे इसे अप्लाई नहीं करोगे, याद रख लीजिए ये चीज बिल्कुल 100% है, वरना तो सारा मामला गड़बड़ है। याद रहे रेजोनेंस कहां रहेगा, ऑर्थो और पैरा पर। अगला मैं बात करें माइनस एम इफेक्ट। इसे मेटा डायरेक्टिंग क्यों कहते हैं, ये भी देख लीजिए साथ ही। ये मान लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो ऑर्थो पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर यहां तो पैरा पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर यहां तो ऑर्थो पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यही रहा ना। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इन पे पॉजिटिव है तो बाकी जगह पे बचे हुए पे क्या मान लिया अपने, नेगेटिव। तो मेटा क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन से नहीं जो आएगा वो अब कहां जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा। इसलिए माइनस एम प्रभाव वालों को क्या कहते हैं अपन, मेटा डायरेक्टिंग। और इससे रिंग का इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता है, ठीक है। और ऑर्थो और पैरा जो प्लस एम वाले हैं उनसे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। अब लीजिए मैं इसको आगे शुरू करता हूं। तो प्लस आर कहां, ऑर्थो और पैरा पर। याद रहे प्लस आर हो माइनस आर हो कोई भी आर हो, कहां क्रियाशील रहेगा, ऑर्थो और पैरा पर। अब लेता हूं मैं कोई एक एग्जांपल, लीजिए आप फटाफट एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल अच्छे से समझाऊंगा, बाकी सारे एग्जांपल आप खुद समझ जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। ये CS2 हो गया, ये CS2 पॉजिटिव, CS2 पॉजिटिव, ये CS2 पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं यहां लगा रहा हूं, इसको तो मैंने सिंपल छोड़ दिया, यहां लगा दिया OCS3, यहां लगा दिया OCS3 और यहां लगा दिया OCS3, बन गए सब। और ABCD इनके नीचे डाल दिया और आपको प्रश्न आ गया कि भाई यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है इस कार्बोकेटाइन का, ऊपर कार्बोकेटाइन है ना, इन चारों में से स्टेबिलिटी छांटनी है अपने को कि चारों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो यहां जो गुरु मंत्र देने जा रहा हूं वो गुरु मंत्र आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल लिख लो, रट लो, याद कर लो, दिमाग में रख लो। और क्या रखना है दिमाग में, RHI। भाई कार्बोकेटाइन की बात हो रही है ना, तो प्लस R का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा प्लस H का, इससे कम होगा प्लस H का। इसे खुला खुला रख देता हूं मैं, प्लस R ग्रेटर देन प्लस H ग्रेटर देन प्लस I, फिर ये नॉर्मल जिसपे कोई नहीं जुड़ा हुआ हो, फिर माइनस I माइनस H ग्रेटर देन माइनस R, ठीक है। यदि इसके अलावा भी कंडीशन हो AERHI, ये भी होता है एरोमेटिक। सबसे पहले इफेक्ट देखते हैं अपन कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो एरोमेटिक होगा वो होगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो वाला होगा, उसके बाद रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, इन तीनों की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं RHI की, इसलिए अभी मैं इनके एग्जांपल नहीं लूंगा, इनके एग्जांपल जैसे लूंगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको एरी रखना है याद, लेकिन एरी में भी सबसे पहले रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो इसको क्या लिया है अपन ने और कैसे समझना है, आप बिल्कुल ध्यान से एक बार इस एग्जांपल को समझ लो, बाद में आपके जितने भी एग्जांपल होंगे उसमें आपका माइंड अपने आप ही तेजी से दौड़ेगा। देखो क्या करना है, कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन स्टेबल कब होगा, मैंने क्या कहा, पॉजिटिव, नेगेटिव और कार्बन, तीनों में कौन स्टेबल है, तीनों में वो स्टेबल है जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, जो न्यूट्रल होगा। अब इन दोनों को स्टेबल करना है, दोनों को स्टेबल करने के लिए क्या करो, इनका आवेश कम कर दो। कम करने का मतलब किसकी तरफ कर रहे हैं, न्यूट्रल की तरफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कम कैसे होगा, प्लस है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, क्लियर है। माइनस है मतलब इससे खींच लो, यही रहेगा ना। तो यदि प्लस कार्बोकेटाइन का स्थायित्व की अपन बात कर रहे हैं तो अपन इसको कम करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव को, पॉजिटिव को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन देने के लिए अपने कौन से ग्रुप हैं, प्लस R इलेक्ट्रॉन देता है, जिसे अपन प्लस M इफेक्ट करें, इलेक्ट्रॉन देगा ना इसको सबसे ज्यादा, प्लस H है और प्लस I है, ये तीनों ग्रुप क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं।
तो ये तीनों तो क्या करेंगे, इसका स्थायित्व बढ़ाएंगे। अपन किसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन की। तो साहब ये कार्बोकेटाइन में यहां बना देता हूं फटाफट से, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इसका स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो R है प्लस R इसको इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस H है ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और प्लस I है ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तेजी से कौन देगा, सुपर पावरफुल R के बाद में H के बाद में I। यदि इसमें जोड़ दिया -R तो क्या करेगा, इसको घटा देगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खींच लेगा। -H भी खींचेगा और -I भी इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये जुड़े हुए हैं तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, और ये जुड़े हुए हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इन तीनों में ज्यादा स्टेबिलिटी कौन घटाएगा, -R, उसके बाद -H और उसके बाद -I। इन तीनों में स्टेबिलिटी ज्यादा कौन बढ़ाएगा, +R, +H और +I। तो मैंने ये ऑर्डर यहां लिख दिया है, दिख गया अब आपको। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी +R बढ़ा रहा है, फिर +H, फिर +I। ठीक है, तो सबसे पहले ढूंढना अपने को इसी क्रम में, फिर ये कुछ नहीं वाला, जब कोई भी प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ ना हो, फिर -R, -I, -H और -R। क्लियर है बात। चलो अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। और अब बोलिए साहब, यहां पर इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ जी, ठीक है, तो ये तो रह गया अपना इसके जैसा। इसके ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो कैसा प्रभाव है इसका, +R या +M, एक ही बात है, +R बोलो +M बोलो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हो गया भाई, यहां पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, इस पे बोलो, लोन पे है दिखा रहा हूं, बोलो यहां +R है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये इप्सो, ये ऑर्थो और ये मेटा और ये पैरा, मेटा पे +R कार्य नहीं करता, +R कहां कार्य करेगा, केवल ऑर्थो और पैरा पर कार्य करेगा। इसलिए यहां +R दिख रहा है अपने को, लेकिन अप्लाई नहीं करवाना है। फिर ये आ गया पैरा, ऑर्थो मेटा और पैरा दिख रहा है प्लस, तो यहां +R दिख रहा है। क्लियर होगी बात सब। इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजें निकल के आ गई फटाफट ही अपने पास में। ये तो कोई है ही नहीं इसके ऊपर चार्ज, तो इन दोनों में से कोई एक ज्यादा होगा और एक कम होगा, इसका पता चल गया क्या, और दिख गया अपने को, +R तो दिख गया ना। अब H और देख लो, हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, अतिसंयुग्मन हाइड्रोजन दिखेगी आपको साफ साफ। +I और देखो, +I है क्या भाई, इसका प्रभाव कैसा है ऑक्सीजन का, अधिक विद्युतऋणी होता है तो क्या होगा, -I, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका भी -I होगा ना इसका, और इसका भी ऑक्सीजन है ना, -I। याद रहे रेजोनेंस जो है वह किस पे डिपेंड, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, डिस्टेंस फ्री है, यानी दूरी पे डिपेंड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पास में है यहां दूर हो गया तो रेजोनेंस कम हो गया रेजोनेंस ज्यादा हो, ऐसा सोचना नहीं है अपने को। रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूरी के साथ साथ क्या होता है, कम होता चला जाता है, था ना ये बताया हुआ इंडक्टिव इफेक्ट। अब बोलो साहब, लीजिए अब चारों अपने सामने मौजूद हैं। सबसे पहले स्टेबल कौन होगा, सबसे कम कौन होगा भाई, सबसे ज्यादा तो होगा जिसपे +R इफेक्ट है। +R किस पे है, B पे है और D पे है, मतलब ये दो तो कम हो गए, A और C तो इससे कम हो गए। अब इन A और C में लो पहले, या इन दोनों में से ले लो, चलिए ये दो आपने छांट लिए कि भाई इन दोनों में से ही कोई पहले आएगा, तो +R इस पर है और +R इस पर है। अब दोनों में से फिर दूसरा प्रभाव ढूंढो इनका, भाई दोनों पे ही लग रहा है ये तो फिर -I देखो किस पे ज्यादा है, -I देखो, मैंने कहा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये -I ये ज्यादा खींच रहा है, पास में है ना, और ये दूर है तो ये कम खींच रहा है, तो इन दोनों में से प्लस कौन बढ़ा देगा, B पे ज्यादा बढ़ जाएगा, B पे ज्यादा बढ़ेगा ना। A तो दूर हो गया, जैसे जैसे दूर हुआ +I कम हो, भाई खींच रहा था ये तो धनावेश बढ़ रहा था, और अपने को क्या करना था, धनावेश कम करना था, तो फलस्वरूप क्या हुआ, खींचेगा तो इस पे धनावेश बना रह जाएगा, इस पे धनावेश बढ़ जाएगा, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, D, और D से ज्यादा कम B हो गई ये दोनों चीजें। अब बच गई ये दोनों, अब ये दोनों में लीजिए, ये तो नॉर्मल है और इस पे कौन सा प्रभाव लग रहा है, -I।
तो यहां ये नॉर्मल और ये माइनस है। क्लियर है बात? इसका मतलब कौन आएगा? ए और उसके बाद सी। हो गया ऑर्डर? क्लियर हो रही है? तो ये रही यहां पर अपनी, मैंने एक एग्जांपल पढ़ा है आपको, एक एग्जांपल और लेते हैं और उसके बाद इसको आप बिल्कुल आसानी से समझ जाने वाले हैं। फिर भी दिक्कत हो रही हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। लीजिए तो आगे एग्जांपल को बढ़ाते हैं इसमें, और मैंने ये 4 प्रकार के एग्जांपल यहां रखे हैं। हालांकि इनके ऊपर मैंने कुछ जोड़ा नहीं है, अभी जोड़ लेते हैं और जोड़ के साथ ही फिर अपने को पता चलता जाएगा कि हर प्रकार का एग्जांपल अपन लेने वाले हैं। यहां पर पिछला एग्जांपल था वो डोनेटिंग का लिया था मैंने, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा था। अब लेते हैं अगला एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मल रख लिया, यहां जोड़ दिया NO2, यहां जोड़ दिया मेटा पर NO2 और यहां जोड़ दिया पैरा पर NO2। हो गई बात? NO2 जोड़ दिया। अब ये कैसा प्रभाव रखता है? विड्रोविंग, खींचने का रखता है। इसका मतलब ये खींचेगा तो इस पे धनावेश बढ़ाएगा। तो अपन क्या चाह रहे हैं कि खींचे कम, तो ये जो धनावेश है ये कम ही रहे, कहीं धनावेश ज्यादा नहीं बढ़ जाए। तो भाई यहां पर देखिए सबसे पहले इस पर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है? इसका कौन सा प्रभाव है विड्रोविंग का? -R। खींच रहा ना, इसका क्या R लगेगा? -R नहीं लगेगा। क्यों? मेटा पर है और इसका पैरा पे आ गया तो -R, दोनों पे -R लग गया। अब लीजिए I लगा लीजिए, S तो है नहीं, तो ये -I, अधिक विद्युत ऋण है ना नाइट्रोजन, इसका भी -I और इसका भी -I। अब क्या कर रहे हैं? दिमाग लगाओ, दिमाग में रखो कि ये क्या खींच रहा है। खींचेगा मतलब इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब धनावेश को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना। क्या लग रहा है? -I लग रहा है, -R लग रहा है, ये दोनों लग रहे हैं ना। इसका मतलब यहां तक की तो कहानी नहीं लग रही, ये नॉर्मल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? ए वाला हो गया ना, इसके ऊपर कोई खींचने वाला नहीं लगा हुआ। जब खींचने वाले लग गए तो ये क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं उसको। खींचने का मतलब पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं। तो अपन क्या करें? कौन कम खींच रहा है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है बात? तो R और I में से कौन ज्यादा प्रभावी रहता है? R हमेशा प्रभावी रहता है ना। तो R वाले तो ये दोनों तो हो गए सबसे कम। और देखिए यहां पर सिंपल के बाद में कौन आ रहा है? -I वाला, किस पे? ये वाला। तो क्या हो गया? C। इन दोनों में बताओ अब ज्यादा कौन खींच रहा है? भाई R तो दोनों का कॉमन हो ही गया, तो क्या बचा? -I किस पे ज्यादा लग रहा है? ऑर्थो पे या पैरा पर? ऑर्थो पर है। देखो डिस्टेंस से, डिस्टेंस है ना, ये पास में तो ज्यादा खींच रहा है, ज्यादा खींच रहा है तो ज्यादा प्लस ला रहा है, ज्यादा प्लस ला रहा है तो सबसे कम हो गया ये स्थायी। तो इससे ज्यादा स्थायी कौन हो गया? D। तो ACDB। क्लियर है बात? नेक्स्ट लेते हैं अपन यहां एग्जांपल। अब यहां ले रहे हैं अपन CH3 का, ये सिंपल रख लेते हैं। यहां CH3 ले लिया, यहां मेटा पर CH3 और यहां पैरा पर CH3। शुरू करते हैं। यहां पर +H इफेक्ट है, दिख रहा है? हाइड्रोजन दिख रही है अपने को, R तो नहीं है ना। +H इफेक्ट है, यहां पर नहीं है, यहां पर +H इफेक्ट है। क्लियर है बात? और दूसरा प्रभाव कौन सा है? CH3 का कौन सा प्रभाव? +I कि -I? +I होता है ना, इसका भी +I और इसका भी +I। अब बोलिए, अब यहां क्या रहा? अब यहां रह गया ये कि भाई H इफेक्ट है और I इफेक्ट है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? R तो है नहीं, H है और I है, तो पहले तो H वालों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। H किस में है? इसमें है और B में है और D में है, यही तो है ना। इन दोनों में H के अनुसार छांट लिया। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो किस पे जाओगे? I पे। I पे क्या है? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ये पास में है और ये क्या है? दूर है। पास में है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो +I, ज्यादा प्रभाव काम करेगा तो प्लस का मान कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? B हो गया ना सबसे ज्यादा। और उसके बाद कौन हो गया? D। अब A और C बच गया साथ। A और C में देखो यहां कौन रहेगा? +I है ना इस पे, तो C और सबसे कम A। क्लियर होगी बात? अब आइए यहां पर, अब मैं ले लेता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल लेने जा रहा हूं। फ्लोरीन रखा, यहां फ्लोरीन रखा और यहां फ्लोरीन रखा, और एक में रखा मैंने यहां क्लोरीन,
यहां क्लोरीन और यहां क्लोरीन। ध्यान दो सारे, ध्यान दो रे, ध्यान दो। जितने भी हेलोजन होते हैं उसमें फ्लोरीन को छोड़ो, फ्लोरीन का R प्रभाव होगा +R, और बाकी Cl, Br और I इन तीनों का R प्रभाव नहीं होगा। और कौन सा प्रभाव रहेगा? -I। विशेष ध्यान दें, हेलोजन जितने भी हैं उसमें फ्लोरीन का +R प्रभाव होता है, बाकी किसी भी हेलोजन का +I प्रभाव, +R प्रभाव नहीं होता, यानी +R। क्लियर है? अब कर लोगे आराम से। अब यहां पर देखिए ये नॉर्मल हो गया, यहां पर ये ऑर्थो पर क्या लग रहा है? +R। मेटा पर नहीं लगेगा, यानी R है वो लगेगा ही नहीं। पैरा पर आ गया +R लग गया। फिर अब F का कैसा प्रभाव है? I में -I, खींचने वाला विद्युत ऋण ज्यादा है ना, तो -I, यहां पे -I और यहां पे भी -I। क्लियर है बात? तो पहले तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? +R वाला। तो दूसरे और चौथे की तुलना करो, जिसमें +R मौजूद है उनकी तुलना करनी है। कहीं ये I के चक्कर में मत चले जाना, पहले +R पे जाओ। +R दो में है, दोनों की तुलना करो। अब इसमें भी +R है, इसमें भी +R है, तो क्या करोगे? फिर अगली तुलना किससे करोगे? भाई +R तो बराबर हो गया, तो फिर -I पे जाओ। -I में ये ज्यादा निकट है, इसके ज्यादा खींच रहा है, इससे धनावेश बढ़ा रहा है। ये दूर है, कम खींच रहा है, धनावेश कम बढ़ा रहा है। तो स्टेबल कौन? D, और D के बाद में B। क्लियर हो गई बात? फिर ले A और C। A और C में बोलिए कौन होगा? A और C में इसमें क्या है? -I बढ़ा रहा है, और इसमें नॉर्मल है, तो कौन? A, और A के बाद में बच गया C। क्लियर हो गई बात? नो टेंशन। अब आइए इस पे, नॉर्मल है, इस पे बोलिए -I, यहां -I और यहां -I। R नहीं, क्योंकि क्या है? हेलोजन है, और हेलोजन में कौन है? Cl है। Cl का R प्रभाव नहीं होता, क्या होता है? -I। और -I इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहां पर ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये खींच नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, तो ये स्टेबल हो गया A स्टेबल हो गया ना। I तो कहां आ रहा है? नॉर्मल के बाद आ रहा है, तो सिंपल के बाद में आ गया I, तो -I आ रहा है ना सिंपल के बाद में। अब इन तीनों में देखिए सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है? B, पास में है ना। फिर ये थोड़ा और दूर हो गया, ये और ज्यादा दूर हो गया, तो स्टेबल कौन? A के बाद में D, और D के बाद में C के बाद में B। अब बोलिए कोई बच गया क्या? मैंने हर प्रकार का एग्जांपल आपको दे दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग जुड़ा हुआ हो, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला जुड़ा हुआ हो, -I वाला जुड़ा हुआ हो, +I वाला जुड़ा हुआ हो, या हेलोजन जुड़ा हुआ हो। रिंग के ऊपर यदि इन फैक्टर से स्टेबिलिटी करवाएगा तो गारंटी देता हूं इन प्रकार की रिंगों में इसके अलावा और कोई स्टेबिलिटी वो नहीं पूछेगा। हाँ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के पूछे जाने के तरीके और भी होते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में इनके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। IIT और नीट के बच्चे, एम्स और जिपमर वाले बच्चे विशेष ध्यान से इसको देखें। यदि फिर भी नहीं समझ में आया हो, फिर आप इस वीडियो को बैक करके फिर से देखें। फिर भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। लेते हैं अपन आगे के कुछ एक और स्टेबिलिटी, जिसमें मैं AERHI को फॉलो करवाने वाला हूं। तो लीजिए, ये कुछ एक एग्जांपल और रखे हैं मैंने। अब मैंने रिंग को हटा दिया है और यहां पर ये कंसेप्ट लेने वाला हूं मैं सीधा सीधा, AERHI। देखिए, इसके अलावा भी सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक के बाद में होता है मिसेलिनियस। मिसेलिनियस के बाद में होता है सबस्टिट्यूटेड एल्किल कार्बोकेटाइन, सबस्टिट्यूटेड एल्किल कार्बोकेटाइन, और उसके बाद में होता है रज्जो RHI। यहां देखो मैंने एक ऑर्डर रखा है, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, एरोमेटिक के बाद में मिसेलिनियस कार्बोकेटाइन, मिसेलिनियस के बाद में सबस्टिट्यूटेड एल्किल कार्बोकेटाइन, सबस्टिट्यूटेड एल्किल कार्बोकेटाइन के बाद में रेजोनेंस वाला, रेजोनेंस के बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट।
अपन यहां इतना ज्यादा लंबा नहीं जाने वाले। जब मैं कार्बोकेटाइन आपको पढ़ाऊंगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करवाऊंगा, उस समय मैं आपको ये जरूर बताने वाला हूं। लेकिन फिर भी अपन इसको फॉलो जरूर करवा लेते हैं, आपके यही काम में आना है। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर एरोमेटिक चेक करना है, एरोमेटिक के बाद में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऐसे चेक करना है अपने को, क्लियर है बात। या फिर अपन यूं चाहें भाई AMSRHI, एम्स राही, AMS यानी नीट के बच्चों का टारगेट क्या होता है, एम्स में जाना, मुख्य टारगेट। तो आप एम्स रखें, AMS, और एम्स के लिए राह बड़ी कठिन है, तो एम्स राही, ये रही अपनी ट्रिक। तो एम्स में ये एरोमेटिक हो गया, ये मिसलेनियस हो गया, और ये सब्स्टिट्यूटेड एल्किल। ये सब्स्टिट्यूटेड एल्किल का ही एग्जांपल है, सब्स्टिट्यूटेड एल्किल कार्बोकेटाइन का ही एग्जांपल है, क्लियर है बात। तो यहां पर देखिएगा मिसलेनियस का भी अपन, जैसे ये है, ये कार्बोकेटाइन, यहां पर मिसलेनियस का एग्जांपल हो गया, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर। तो इस प्रकार के अपन इनकी चर्चा करेंगे बाद में, जब अपन कार्बोकेटाइन को आगे पढ़ेंगे उस स्थिति की बात। अभी यहां पर जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन है वो इससे सॉल्व हो जाने वाले हैं। किससे? AERHI से सॉल्व हो जाने वाले हैं। आप अप्लाई करें, फिर भी नहीं सॉल्व हो रहे हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। तो यहां देखिए ये वाला एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल में देखिएगा अल्फा इफेक्ट, याद करो, इसके अल्फा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, इसके अल्फा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या कहा था, अल्फा इफेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी ला जाता है। क्यों? क्योंकि एक नए पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है जिससे हाई एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब बहुत ज्यादा यहां पर ये मिलेगा, यहां पर भी अल्फा इफेक्ट, यहां पर भी चेक करते जाइए, यहां पर कहीं सभी में नहीं हो जाए, यहां पर नहीं है, तो पहला शिकारी पकड़ा गया। यानी रेजो को पकड़ा अपन ने, आर को रेजोनेंस में, रेजोनेंस में 1, 2, 3 और 4 में मिला भाई। AERHI को पकड़ रहे अपन, एरोमेटिक है नहीं, इलेक्ट्रोमेरिक मिलेगा ही नहीं आपको, रेजो मिल गया। रेजो किन में मिला? 1, 2, 3 और 4 में मिल गया, 5वें में नहीं है। इसका मतलब ये तो गया काम से, सबसे लास्ट में आ गया 5, खत्म कहानी इसकी तो, ठीक है। अब रेजो मिल गया, रेजो इन सभी में है, चारों में है, तो फिर अगला क्या देखोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या देखना आपको? अल्फा हाइड्रोजन, कल की क्लास में है अपना। तो यहां लीजिए साहब, अल्फा हाइड्रोजन कितनी है इस पे, यहां कितनी? 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहां देखो, यहां कितनी? 3 अल्फा। यहां देखो ना, CH3 है ना, यहां देखो CH2 है, यहां देखो इस पे CH3 और कितनी? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां देखो ये पॉजिटिव, यहां कितना? एक ही तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी? 1 है। और ये तो स्वाहा हो ही गया। अब लो सारा मामला सामने, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 3 वाला, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 6 है उसके ऊपर। उसके बाद कौन है? 2 का लाला, और फिर 1 वाला, और 1 के बाद में 4 वाला। हो गया काम बिल्कुल आसान तरीके से। अब लेते हैं ये वाला दूसरा एग्जाम्पल। आपने कुल मिलाकर के ये अगला, चौथा, 5वां, छठा एग्जाम्पल चल रहा है, छठा 7वां। यहां लीजिए फिर से, देखिए दिख रहा होगा कुछ, अल्फा इफेक्ट दिख रहा है, रेजो दिख रहा है, तीनों में है साहब रेजो। अब लो साहब, RH ने भी गच्चा दे दिया, रेजो मिला, रेजो के बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन चेक किया, हाइपर कॉन्जुगेशन है नहीं है, तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट पे आइए। इंडक्टिव इफेक्ट साहब RHI लगा रहे थे ना, रेजो लग गया, हाइपर कॉन्जुगेशन लग गया, अब क्या बचा? इंडक्टिव इफेक्ट लग। तो इंडक्टिव इफेक्ट में देखो खींच कौन रहा है ज्यादा? इन दोनों को देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की। इसका मतलब ये ज्यादा पॉजिटिव खींचेगा, ये बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है अपने ऊपर, धनावेश बढ़ा रहा है ये ज्यादा, ये भी खींच रहा है, लेकिन ये इसकी तुलना में कम खींच रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो 1 वाला ज्यादा स्टेबल हो गया 2 वाले से। क्लियर होगी? इसका और देख लेते हैं, कहीं ये ज्यादा नहीं हो जाए इनसे। तो यहां ये कौन से ग्रुप का है? ऑक्सीजन के नीचे है, मतलब
आकार क्या हो गया, बढ़ गया, और साइज बढ़ते ही स्टेबिलिटी घट जाती है। तो साइज इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो ये कितने पे आ गया, 3 नंबर पे। नेक्स्ट लीजिए ये, अब इसमें बोलिए कैसे करोगे, रज्जो है नहीं, रज्जो नहीं है इसमें, यहां पर भी नहीं है, तो आर तो गया वही AERHI, AERHI, एरोमेटिक है नहीं, इलेक्ट्रोमेरिक मिलेगा ही नहीं आपको, रज्जो है नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन देख लो अब आप, इसमें है क्या, ये कौन सा कार्बन संकरित कार्बन है, sp संकरित, और ये sp2 नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। और इसमें ये sp2 और ये sp3 मिल गई, काम हो गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो ये 2 है वो 1 से ज्यादा स्टेबल हो गया। तो लीजिए चलते चलते अपन ये 2 एग्जांपल और लेते हैं। तो पहला है यहां पर देखिएगा, कार्बोकेटाइन के ऊपर OCH3, Cl और CD3, तीनों पैरा पोजीशन पर, एक पोजीशन पर ही हो, तो यहां पर इनकी वही अपने को तो AERHI और RHI का ऑर्डर यहां लिखा हुआ ही है, कैसे रहना है। तो एरोमेटिक तो सारे यहां पर जो सब बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, कोई बात नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा ही नहीं आपको, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस, सब में रेजोनेंस है, लेकिन मेजोमेरिक अलग अलग हो रहा है यहां पर, ठीक है। अब इसका कैसा प्रभाव देखो, लोन पेयर है, प्लस R हुआ कि नहीं हुआ, है ना। Cl का कैसा प्रभाव होता है, -I। थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि फ्लोरीन का केवल प्लस R होता है, बाकी FCl Br I का क्या होता है, सॉरी HCl Br और I का क्या होगा, -I होगा। तो इसका क्या रहा, -I। और CD3 का वही CH3 का ड्यूटेरिएटेड CD3, तो इसका कैसा हो गया, +H प्रभाव हो गया। क्लियर है बात, ठीक है। अब लगा लो, सबसे पहले प्लस R वाला, RHI यही तो है, सीधा सीधा कंसेप्ट पड़ा है। A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन, यहां रहेगा A ग्रेटर देन के बाद में C, और C के बाद में B, क्योंकि इसमें R है, इसमें H है, इसमें -I है। क्लियर है। अब लीजिए ये तीनों महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बताया था मैंने, CH3, CD3 और T3, सब में +H है, सॉरी हाँ +H +I दोनों ही है, ठीक है, +H +I। तो क्या रहेगा यहां पर, यहां अपने को क्या देखना है, CH3, CD3 और CT3 केवल हाइड्रोजन के आगे समस्थानिक चेंज हो रहे हैं, तो इसका ऑर्डर मैंने बताया हुआ है। CH3 का सबसे ज्यादा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का वैल्यू, भाई +H यहां भी है, +H यहां पर भी है, +H यहां पर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है, CH3 का, फिर CD3 का, और उसके बाद CT3 का बताया हुआ है। -I उल्टा है, ये +I उल्टा होता है, +I किसका, CT3, फिर CD3, फिर CH3। तो अपने को यहां पर ये पढ़ना है, तो ये क्या रहेगा, सीधा सीधा ही रह गया, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपके अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी यदि कहीं शंका रह गई हो तो एक बार आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पुनः देख लें। फिर भी समस्या हो या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं कल GOC के 9वें लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।